बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है पाकिस्तान में, यानी पहले होता था लेकिन पार्शली होता था। अब पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि किसी भी ऑपरेशन के बाद ISPR की जानिब से दी गई मालूमात पे लोग भरोसा नहीं कर रहे या उसको मोतबर नहीं माना जा रहा। हत्ता कि कुछ बड़े सहाफ़ी हैं वो भी सवालात उठा रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया के सहाफ़ी हैं। जावेद चौधरी साहब ने सवालात उठाए, कुछ और लोगों ने उठाए। नजम सेठी साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। अभी सोशल मीडिया की अक्सरियत जो है या आम पाकिस्तानी वो भी मानने के लिए तैयार नहीं है। यानी ISPR नॉर्मली जो कोई स्टेटमेंट देता है तो उसके ऊपर सारे यकीन कर लेते हैं कि जी ISPR कह रहा है तो ये मोतबर स्टेटमेंट होगा। लेकिन यहां अभी सूरत हाल मुख्तलिफ है। नजम सेठी साहब ने कहा कि इस पर वजाहत होनी चाहिए कि दहशतगर्द यरगमाल करके किसी को साथ ले गए हैं या नहीं। इनको खुद नहीं पता कि कितने लापता है, कितने साथ ले गए हैं। अगर मान लें कि वो यरगमाल करके साथ ले गए हैं तो आप कैसे छुड़ाएंगे? अफगानिस्तान तो नहीं ले गए। ये जनाब नजम सेठी साहब ने कहा। वो भी इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि जो ISPR की जानिब से मालूमात आई हैं गालिबन वो दुरुस्त नहीं है और बंदे यरगमाल है। दूसरी जानिब BLA ने जो एक क्लेम किया वो बड़ा खौफनाक है। BLA वाले कहते हैं कि उन्होंने 214 फौजी एहलकार जो उन्होंने पकड़ लिए थे उनको शहीद कर दिया। ये क्लेम भी दुरुस्त नहीं लगता। देखिए, वो तो एक दहशतगर्द तंजीम है, उन्होंने तो वही बात करनी है जो उनको सूट करती है। हमें भरोसा करना पड़ेगा सरकारी जो आदाद शुमार है उनके ऊपर या सरकारी प्रेस रिलीज के ऊपर। मगर मामला यह है कि पाकिस्तान के मोतबर सहाफ़ी भी या कोई बड़े नाम है या पाकिस्तान का मीडिया, सोशल मीडिया, कोई भी इस वक्त सरकारी आदाद शुमार पे इसलिए यकीन नहीं कर रहा कि वो भी बहुत ज़्यादा मुबहम है। यानी जो चीज़ें ISPR ने बताई वो भी पूरी तरह से ठीक नहीं दिखाई दे रही। एनी शाहिदीन किसी और तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे थे। मिसाल के तौर पर अभी ये भी इंफॉर्मेशन आई है और रेलवे से आई है। रेलवे हुकाम ने बताया जी कि हमें तो सख्ती से मना कर दिया गया। इवन ड्राइवर से रब्ता किया गया कि बताओ अभी वहाँ क्या हुआ था, तो उसने कहा जी मुझे तो बहुत सख्ती से मना किया गया है कि किसी किस्म का इंटरव्यू नहीं देना, कोई मालूमात बाहर नहीं देनी। जो एनी शाहिदीन है या बाकी लोग हैं उनके ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है कि आपने मालूमात बाहर नहीं निकालनी। अब मामला यह है कि जो लोग अगवा किए गए थे या यरगमाली बनाए गए थे उनके नाम कुछ लिस्टें मौजूद हैं या ट्रेन के जितने भी पैसेंजर्स थे 26 को निकाल कर, यानी हुकूमत का यह दावा है ना कि 26 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं 440 में से, तो बाकी जो 314 लोग हैं उनको सामने लाकर दिखा दे हुकूमत या उनके चेहरे दिखा दे। हुकूमत के लिए क्या मुश्किल है? हुकूमत दिखा दे कि वो सब जिंदा है और वो सब मौजूद हैं और उन्हीं लिस्टों के मुताबिक दिखा दें तो ये सारी चीजें क्लियर हो सकती हैं। वरना ये प्रोपेगेंडा यूं ही चलता रहेगा। मैं इसको प्रोपेगेंडा इसलिए कह रहा हूं कि ये BLA की तरफ से आ रहा है। मगर उनका ये दावा है कि उन्होंने 214 फौजी एहलकारों को या जो सरकारी एहलकार थे सिक्योरिटी फोर्सेज के उनको शहीद कर दिया है, जबकि ISPR ने 26 का फिगर दिया है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि हमारे 12 लोग जो हैं वो मारे गए हैं, BLA वाले कह रहे हैं, जबकि फौज जो है वो ये तादाद जो ISPR है वो 33 की तादाद बता रही है। अब पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि लोग पूरी तरह यकीन नहीं कर रहे ISPR के स्टेटमेंट पे और सवालात उठा रहे हैं। जावेद चौधरी साहब ने कहा जी कि 80-70 बंदे गायब हैं। 80 बंदे उन्होंने कहा कि वो बंदे गायब है। वो बंदे किधर गए, कहां पे हैं वो बंदे, उनके बारे में मालूमात नहीं आ रही। जावेद चौधरी साहब ने उठाया ये मामला। अब नजम सेठी साहब भी ये कह रहे हैं, बाकी लोग भी मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहां पे एक ऐसा मुतालबा किया है मेरे ख्याल में जिससे ये मसला हल हो सकता है। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतालबा किया गया कि आप एक इन कैमरा ब्रीफिंग करवा लें, एक इजलास बुला लें असेंबली का जो इन कैमरा होना चाहिए। सेनेटर्स वहां मौजूद हों, कौमी असेंबली के मेंबरान वहां पे मौजूद हों, वो कर लें, या तो फिर आप नुमाइंदगान बुला लें मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज के, एक इन कैमरा ब्रीफिंग आप करवा लें जैसा कि इमरान खान साहब के दौर में भी हुई थी। तो इन कैमरा ब्रीफिंग के अंदर आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाएं, वो वहां पे आके बैठे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं और वो सवालात करें। यानी सिक्योरिटी फोर्सेज के सरबराहान को भी बुलाया जाए, वो आकर हमें ब्रीफिंग दें। हमारे कुछ तल्ख सवालात हैं, हम पब्लिक में उन्हें उठाकर अफरा तफरी पैदा नहीं करना चाहते। अब ये जो तल्ख सवालात हैं ये क्या है? देखिए, अफरा तफरी तो तब पैदा होगी ना जब ये खुदा ना खास्ता कहीं मामला बाहर आता है कि वाकई में इतने बड़े पैमाने पर कत्लेआम हो गया, पूरी की पूरी ट्रेन अगवा हो जाना तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की एक बहुत बड़ी नाकामी है। यानी ये इससे बड़ी नाकामी क्या हो सकती है कि पूरी की पूरी ट्रेन ही अगवा हो गई है। सबसे ज्यादा पैसेंजर्स ट्रेन के अंदर ट्रेवल करते हैं, उसके बाद जो है वो जहाज इतना बड़ा होता है कि उसमें ज्यादा लोग ट्रेवल करते हैं, फिर बसों के अंदर कम लोग होते हैं। तो ट्रेन जो सबसे बड़ा जरिया है जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग ट्रेवल करते हैं, 440 लोग जा रहे थे, कोई मजाक थोड़ी था। 9 बोगियां जा रही थी और वो पूरी की पूरी अगवा कर ली शिद्दत पसंदों ने, BLA ने। और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को इस मनसूबाबंदी की कानो कान खबर भी नहीं हुई। और अब कह रहे हैं जी कि इंडिया कामयाब हुआ है, इंडिया ने ये कारनामा किया है। तो इंडिया के खाते डाल के आप तो उनको तमगे लगा रहे हैं कि जनाब आप बहुत कामयाब हो गए, हम नाकाम हो गए। बहरहाल ये एक फेलियर था। इस फेलियर के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बाकी अपोजिशन वो पूछना चाहेगी इन कैमरा इजलास में, और इसीलिए वो कह रहे हैं जी इन कैमरा इजलास बुलाया जाए, हमारे तल्ख सवालात हैं,
अगर ये हमने ओपनली किए तो फिर इससे अफरा तफरी फैलेगी, फिर ये कहेंगे जनाब कि ये मुल्क दुश्मन है और मुल्क दुश्मनी करते हैं। बहरहाल सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे और सिक्योरिटी फोर्सेज को या इंटेलिजेंस को ही देने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस सारे मामले में। नाज़रीन, पाकिस्तान की सूरत हाल तो ऐसे है, यानी हम ये कहते हैं कि SIFC के जरिए से हम सरमाया लेकर आएंगे पाकिस्तान में, दुनिया को कहते हैं कि पैसा पाकिस्तान के अंदर लाओ और लाके इन्वेस्ट करो। अरबों डॉलर जो है ना, सैकड़ों अरब डॉलर जो है वो गिनवा दिए हैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जब से आई है। यानी जब इमरान खान साहब का रिजीम चेंज किया गया था 2022 में, तब भी ये 1.5 साल इक्तदार में रहे, उसके बाद भी इन्हीं के इक्तदार का तसलसल था निगरान, और अब भी ये 1 साल से इक्तदार में है। अब अंदाजा करें कि 3 साल से ये लोग इक्तदार में और इन्होंने सैकड़ों अरब डॉलर की सरमायाकारी के दावे किए हैं। 1 अरब डॉलर की सरमायाकारी अभी तक नहीं ला सकते, अंदाजा कीजिए आप। और देखिए उसकी वजह समझ आती है, जो रियासत अपने एक साबिक वजीर आजम को अदालत में पेश नहीं कर सकती, 1.5 साल हो गया है, रियासत में इतनी ताकत नहीं है, रियासत में इतनी सकत नहीं है, या इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इतनी सलाहियत नहीं है कि वो एक साबिक वजीर आजम को अदालत में उसके मुकदमे के मामले में पेश कर सके। वो ये कहते हैं कि दहशतगर्दी हो जाएगी या कोई वाकया हो जाएगा, हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। भाई जब आप एक साबिक वजीर आजम को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते कि जेल से आप उसको अदालत तक ले आए, तो फिर आप बैरून मुल्क से लोगों को कह रहे हैं कि सरमायाकारी इस मुल्क के अंदर ले आओ, लोग कभी यकीन नहीं करेंगे। ये इस तरह की जो अजीबोगरीब हरकतें पाकिस्तान की गवर्नमेंट करती है, उन्हें लगता है कि लोग बेवकूफ हैं, लोग बड़े सियाणे, वो ये सारे पैरामीटर देखते हैं। जब भी कोई शख्स किसी मुल्क में सरमायाकारी करने जाता है तो वो कौन सी चीजें देखता है? सबसे पहले देखता है कि मेरे पैसे तो महफूज हैं, फिर वो देखता है कि इससे मुनाफा कितना होगा, फिर वो देखता है कि मेरी अपनी जान वहां पे महफूज रहेगी, फिर वो ये भी देखता है वहां सहूलियात कैसी हैं, फिर वो ये भी देखता है वहां लॉ एंड ऑर्डर है या नहीं है, ऐसा ना हो कि मेरा पैसा कोई छीन के भाग जाए और मैं पीछे पीछे भागता रहूं, फिर वो ये देखता है वहां पे इंसाफ भी है या नहीं है, फिर खास तौर पर जो है वो दहशतगर्दी के मामला लोग देखते हैं, सियाहत में और इन्वेस्टमेंट के मामले में, कि वहां पे अमनो अमान का क्याम है या नहीं। अब सूरत हाल ऐसी है, इतनी खौफजदा रियासत है, हुकूमत है, कि एक साबिक वजीर आजम को जेल से अदालत तक पेश करने की इनके अंदर सलाहियत नहीं है। तो जब आप में इतनी सलाहियत नहीं है तो फिर आप दावे नहीं कर सकते। नाज़रीन, अख्तर बेंगल साहब ने एक बात की है, बात तो बड़ी तकलीफदेह है, लेकिन इस मौके पे उनका यह कहना बनता भी है। अख्तर बेंगल साहब कह रहे हैं कि अगर बलूचिस्तान में 800 किलोमीटर का साहिल और उसका महल्ले वकू और मादनियात से और वसाइल से माला माल ना होता, वो कह रहे हैं हमारे पास ये मादनियात ना होती, ये जो सारे वसाइल है हमारे पास ये ना होते, ये गैस ना होती, पेट्रोलियम ना होती, रेयर अर्थ एलिमेंट ना होते, लिथियम ना होती, कॉपर ना होता, सोना ना होता, बहुत सारी चीजें हैं उनके पास। वो कहते हैं अगर ये सारे वसाइल हमारे पास ना होते, माला माल ना होते, और ये जो हमारे पास एक पूरे कोस्टल बेल्ट है, 800 किलोमीटर का समंदर हमारे साथ लगता है, अगर ये चीजें ना होती तो पाकिस्तान के हुक्मरान हमें भी बंगालियों की तरह ये कहकर अलविदा करते कि उधर तुम इधर हम। यही किया था ना बंगालियों के साथ, तो ये दोबारा कर देते। ये अख्तर बेंगल साहब कह रहे हैं कि हमारी सिर्फ इतनी वक़्त है कि इनको हमारा पैसा चाहिए। अब नाज़रीन, जो रिटायर फौजी हैं वो नए भी भर्ती किए गए हैं, जितने पुराने रिटायर फौजी थे वो उनको इतना ज्यादा इस्तेमाल किया गया नवाज शरीफ और जरदारी के खिलाफ कि वो ये सोचना शुरू हो गया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग तो चोर और डाकू हैं। वो इतनी दफा उन्होंने चोर और डाकू कहा कि अब वो अपना बयानिया बदल नहीं सकते, तो वो सारे हो गए इररेलेवेंट। और चोर और डाकू जो कहा वो ठीक ही कहा ना, सरे महल भी बने हुए हैं, यहां पे तो बड़े बड़े जो है वो अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, एवन फील्ड्स के अंदर अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, दुनिया के कई बड़े आजमों के अंदर इनकी प्रॉपर्टीज निकल आई हैं, और पनामा के अंदर इंकशाफ हो रहा है, दुबई लीग्स के अंदर इंकशाफ हो रहा है। तो इन्होंने तो तबाहियां पट दी हैं। तो जब वो सारी चीजें उनके सामने रखी गई थी माजी में, तो एस्टेब्लिशमेंट ने जनाब ये लाइन ली हुई थी, जनाब ये चोर और डाकू हैं, इनको नहीं छोड़ना। और वो वाकई में उनके पास सबूत मौजूद थे उस वक्त। आज की तरह एस्टेब्लिशमेंट खाली हाथ नहीं थी। पाकिस्तानी देखिए कितने समझदार हैं। जब एस्टेब्लिशमेंट ने बयानिया बनाया असली चोर और डाकुओं के खिलाफ, तो अवाम उनके साथ खड़ी हो गई। लेकिन जब एस्टेब्लिशमेंट ने एक ईमानदार आदमी के खिलाफ बयानिया बनाया कि ये भी चोर और डाकू है, तो अवाम उस आदमी के साथ खड़ी हो गई। तो पाकिस्तानी बहुत समझदार है। और ये भी DGISPR ने कहा था ना कि आप सारा वक्त सब लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते, ये हो नहीं सकता। तो वो उन्होंने कहा था, वो मैंने पढ़ के भी आपको 2 दफा सुनाया था। तो अब नए रिटायर फौजी जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए कि तुम लोग जाओ और जाके इमरान खान पे अटैक करो। अब ये इनमें से एक रिटायर फौजी है, ये एक टीवी चैनल पे बैठा हुआ है और बैठ के इसने कहा क्या, ये जरा आप सुने। कहता है जी सियासतदान इक़्तिदार में तो आना चाहता है लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। बलूचिस्तान को बलूचिस्तान के लोगों ने भी नहीं समझा। रिटायर्ड जनरल ने बलूचिस्तान की तबाही की वजह सियासतदानों और मकामी सरदारों को करार दे दिया। यानी सियासतदान और जो मकामी सरदार है वो जिम्मेदार हैं जी बलूचिस्तान के लिए। अब मेरे चंद सवाल है इस खबती जर्नैल से जिसकी ड्यूटी लगाई गई है कि इसका दिल नहीं भरा अभी तक। इतना अरसा ये जर्नैल रहा है फौज के अंदर, अब ये रिटायर हो गया, जा भाई को काम बूम कर जाके। ये आगे फिर टीवी के ऊपर बैठ के मंजन बेचना शुरू हो गया। और मंजन किसके खिलाफ बेच रहा है? सियासतदानों के खिलाफ और सरदारों के खिलाफ, जिन लोगों की वजह से आज कुछ बलूचिस्तान बचा हुआ है। यानी मेरे चंद सवाल आते हैं ना, एक तो ये कि क्या सियासतदान जबरी गुमशुदगियां करते हैं बलूचिस्तान में? बताओ ना।
सियासतदान जाते हैं, जाके बंदे उठा के जबरी तौर पे लापता कर देते हैं। सियासतदान तो ये नहीं करते। मरियम नवाज ने ज़हीम लगारी को लाहौर से जबरी तौर पे लापता करवाना था तो आईएसआई को इस्तेमाल किया था ना, खुद तो नहीं कर सकी। तो सियासतदान तो ये काम नहीं करते, गंदा काम ये तो एस्टेब्लिशमेंट करती है। क्या सियासतदान अपने बंदे जबरी तौर पर असेंबलियों पर मुसल्लत करते हैं? ये जितने आपने लटरम पटरम लाके बैठा दिए हैं, या ऑक्शन हुआ, एक इलेक्शन जो हुआ, इलेक्शन तो था नहीं, ऑक्शन हुआ 2024 में 8 फरवरी को बलूचिस्तान के अंदर। जब मैं ट्रेवल कर रहा था, मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि जनाब यहां पे 8 बंदों से पैसा पकड़ लिया था। यानी यहां पे जो करता धरता मौजूद थे बलूचिस्तान में या उनके एजेंट्स, वो एक एक हल्के में 8 बंदों से पैसा पकड़ लेते थे कि तुम एमएनए हो, उसको कहते तुम एमएनए हो, से तुम एमएनए हो, तुम्हें बना देंगे। बाद में एक को बना दिया एमएनए और बाकी जो है बेचारे मुंह देखते रह गए। उन्होंने कहा जी पैसा वापस करो, तो पैसा भी वापस नहीं किया किसी का। ऐसे तो ऑक्शन हुआ है बलूचिस्तान के अंदर। तो क्या सियासतदान लेकर आए इन बंदों को? ये सरफराज बुगटी को इलेक्शन सियासतदानों ने जिताया या ये सियासी तरीके से आया? सारी दुनिया जानती है ये लोग कैसे इलेक्शन जीते हैं और कैसे इस पार्टी को बलूचिस्तान अवामी पार्टी कैसे बनाई गई, किस तरीके से इस पार्टी को इस्तेमाल किया गया, किस तरीके से जनाब इनको इलेक्शन जितवाए गए, और अब जो है वो इलेक्शन किस तरह पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाकर दी गई। तो सियासतदान तो ये नहीं कर सकते, ये तो एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, मैंडेट का जो चोरी किया बलूचिस्तान का। क्या सियासतदान और सरदार वहां के वसाइल पर काबू है? ना तो वसाइल का कब्जा सियासतदानों के पास है, ना तो वसाइल का कब्जा जो है वो सरदारों के पास है। ये सारा कुछ तो रियासत ने कब्जा किया हुआ है और एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है इन सारी चीजों को वहां पे। क्या वहां के जो नौजवान हैं वो गिले और शिकवे सरदारों से या सियासतदानों से करते हैं? वो वक्त चला गया। अब नौजवान गिले शिकवे सरदारों से या सियासतदानों से नहीं करते। उन्हें पता है कि प्रॉब्लम जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में है और वो यहां पे पूरी तरह से काबिल। आपको बलूचिस्तान के नौजवानों के साथ बैठना पड़ेगा, बारक बलूच को सलाम करना पड़ेगा, उन्हें एहतराम देना पड़ेगा, उनके साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी, उनकी बात को गौर से सुनना पड़ेगा, उनके मुतालबात को मानना पड़ेगा और तमाम जायज बातों के सामने सर नीचा करना पड़ेगा। तभी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। बलूचिस्तान की मैं खास तौर पे बात कर रहा हूं। देखिए ये रीजन जो है ना, इसके अंदर एक बड़ा प्रॉब्लम है। ये जो अफगानी है, इनके ऊपर पूरी दुनिया ने अटैक किया। ये एक ही तरह के लोग हैं, अफगानिस्तान के लोग, खैबर पख्तूनख्वा के लोग और ये बलूचिस्तान के लोग, ये एक ही तरह के लोग हैं। इनके अंदर गुलामी नहीं है, ये गुलामी कबूल कर ही नहीं सकते। मुमकिन ही नहीं है कि ये गुलामी कबूल कर लें, ये हो ही नहीं सकता। यानी आप शेर को पिंजरे में डाल देना तो थोड़े अरसे के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता टेम हो जाता है। आप शेर को हाथ भी लगा लेते हैं, खाना भी खिला लेते हैं, घर में पाल लेते हैं, आप भेड़िए को नहीं पाल सकते। तो अगर मैं थोड़ा सा इनकी तबीयत के बारे में बताऊं तो ये भेड़िए की तरह, ये गुलामी कबूल ही नहीं करते, ये पिंजरे में रह ही नहीं सकते। वो सारी दुनिया से अफगानी लड़ते रहे 20 साल लड़ाई लड़ने के बाद उन्होंने अमेरिका को धमकी दी थी कि ठीक है 20 साल और लड़ देते हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप हमारे बच्चों से मुज़ाकरात कर लीजिएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप के दौर की बात है, कतर में ये बात हुई थी। तो ये नहीं मानेंगे, आप जो मर्जी करते रहे, आपको सारों को भी मार देंगे, इनके बच्चे आएंगे कल को वो गले पड़ जाएंगे। तो आपको बैठ के ही बात करनी पड़ेगी। ऐसे होता नहीं है, इस रीजन में तो बिल्कुल नहीं होता और ना ये लोग आपकी बात मानेंगे। अब तवज्जो जो है वो सारी की सारी इस बारे में हो तो फिर कुछ मामला आगे बढ़े ना। तवज्जो तो सारी इस बात पे है कि इमरान खान को कैसे रोकें, उसको कैसे मना करें, उसको कैसे कंट्रोल करें, उसको डील के ऊपर कैसे वादा करें। तो डील तो वो नहीं कर रहा। हालांकि हर जगह पे 3 साल का इक्तदार है सिर्फ इमरान खान का। ये सारे 30 40 साल से इक्तदार में है, इन्होंने कोई नक्श इस दुनिया में नहीं छोड़ा। इमरान खान के नकूश आज भी कदम कदम पे आपको नजर आते हैं। 3 साल का सिर्फ इक्तदार है। आप अंदाजा कीजिए इस्लामोफोबिया के खिलाफ आज जो आलमी दिन मनाया जा रहा है, इसके पीछे भी इमरान खान है। इमरान खान की एफर्ट है, उसकी काविशें हैं कि इस्लामोफोबिया के बारे में जो उसका एक नुक्ता नजर था, तौहीन रिसालत के मामले के ऊपर उसका जो एक नुक्ता नजर था, वो मुसलमानों के ऊपर और मुस्लिम दुनिया के ऊपर इमरान खान साहब का एक एहसान है। और आज आलमी सतह पर यह दिन मनाया जाता है इमरान खान की काविशों के नतीजे में। डार साहब ने जो तबाही फेरी थी वो तो अब मिफ्ता इस्माइल साहब भी बता रहे हैं। अगर ये तबाही आप सुने तो आपको आइडिया हो जाएगा कि डार साहब ने पाकिस्तान के साथ क्या किया। मिफ्ता इस्माइल साहब ने कामरान खान को इंटरव्यू दिया और कहा कि इसाक डार ने जनवरी और से लेकर नवंबर तक 2017 में, मैं आपको पहले भी बताता रहा हूं कि 2017 में नवाज शरीफ के जाने के बाद इन्होंने तबाही फेरना शुरू कर दी थी मईशत की और इतने गड़े खोद दिए थे कि जो भी हुकूमत आएगी 3 साल तक उसकी कमर सीधी नहीं होगी। इमरान खान ने 3 साल में बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान को खड़ा किया, इन्होंने फिर उससे हुकूमत छीन ली। अब आप ये देखिए क्या बता रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल घर का बेदी लंका ढा रहा है। मिफ्ता इस्माइल कह रहा है कि 2017 में 11 महीने में 10 अरब डॉलर्स, 10 अरब डॉलर्स, 1 अरब डॉलर के लिए पाकिस्तान तरसता है और 11 महीने में 10 अरब डॉलर मार्केट में डाल दिए इसाक डार ने, सिर्फ डॉलर को कंट्रोल रखने के लिए कि मेरी लात ऊपर रहनी चाहिए, डॉलर 106 से ऊपर मैं नहीं जाने दूंगा। इसने डॉलर को 106 पर रोक कर रखा, जबरदस्ती रोक कर रखा। कौम का 10 अरब डॉलर इसने झोंक दिया, आग लगा दी, मार्केट में फेंक दिया। और फिर मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि करंट अकाउंट का सारा बढ़ रहा था। कोई बेवकूफ या मुल्क दुश्मन ही ऐसा कर सकता है। मईशत को समझने वाले हर आदमी को इस बात का पता है। उस मईशत को इमरान खान साहब ने उठाया और उसको तरक्की में बदला और जो है वो मईशत का पहिया इमरान खान साहब ने चलाया। कोरोना
इमरान खान साहब ने सबसे बेहतरीन दुनिया में कोरोना का मुकाबला किया, दुनिया में तीसरे नंबर पे आया। जो पहले 2 मुल्क हैं वो छोटे मुल्क हैं, वरना बड़े मुल्कों में दुनिया में पहले नंबर पे इमरान खान साहब ने परफॉर्म करके पूरी दुनिया को दिखाया। हेल्थ कार्ड जैसा एक तारीखी मंसूबा है इमरान खान का। आलमी महंगाई बढ़ने के बावजूद पाकिस्तान में इमरान खान ने महंगाई कंट्रोल रखी थी। ये आए और महंगाई को 40% तक ले गए, 12 से उठा के 40% तक ले गए महंगाई को। दहशतगर्दी इमरान खान साहब के दौर में खत्म हुई? एब्सोल्युटली नॉट। ये इमरान खान ही कह सकता था। दुनिया के अंदर उसने अपना नक्श छोड़ा है कि हम खुददार भी हैं और बागैरत लोग भी हैं। सड़कों का इमरान खान साहब के दौर में चाल बिछाया, और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जितनी सड़कें नवाज शरीफ ने लंबे अरसे में बनाई हैं उससे डबल सड़कें इमरान खान साहब के दौर के अंदर बनी हैं, लेकिन वो इसकी प्रमोशन नहीं कर सके। मुराद सईद साहब कभी अगर किसी मीडिया में आके बैठ पाए तो वो बताएंगे कि इन लोगों ने कितना काम किया था। बिलियन ट्री सुनामी। आज आप खैबर पख्तूनख्वा में कई जगहों पे ट्रैवल करते हैं, जगह जगह आपको दरख्त नजर आते हैं ना, ये सारे गंजे इलाके थे। यहां पे पहाड़ होते थे, मट्टी होती थी। इमरान खान साहब ने वहां पे जंगलात लगाए और माहौल को महफूज रखने की कोशिश की। किसान खुशहाल हुआ, मेहनतकश खुशहाल हुआ उनके दौर में। आईटी में पाकिस्तान आगे गया। ये सब कुछ इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हो रहा था, लेकिन बदकिस्मती से ये हुकूमत आने के बाद इन्होंने ऐसी तबाही फेरी कि हर चीज को बर्बाद कर दिया। अब अमेरिका ने जनाब जो पाबंदियां लगाई हैं 43 ममालिक के शहरियों पे, उसमें पाकिस्तान को भी शामिल कर दिया गया है। अब ये पाकिस्तान को नतीजा मिल रहा है जो बाइडन की लड़ाई का हिस्सा बनने का। हर बात पाकिस्तान ने मानी। कुछ अर्सा पहले उन्होंने कहा दहशतगर्द पकड़वा रहे हो, बगैर किसी मुआहदे के। पाकिस्तान का और अमेरिका का कोई कैदियों के तबादले का मुआहदा नहीं है। बंदा उठाया, उठा के अमेरिका के हवाले कर दिया और अपनी अदालत में लिख के दे दिया कि जनाब आफिया सदीकी को हम इसलिए नहीं ला सकते कि हमारा अमेरिका के साथ कैदियों के तबादले का कोई मुआहदा ही नहीं है। यानी आपका अमेरिका के साथ कैदियों के तबादले का मुआहदा नहीं है और आप कैदी उठा के, बंदा उठा के अमेरिका को दे रहे हैं। सारी बातें उनकी मान के पाबंदी भी लगवा ली इन्होंने। ये है जनाब इनकी खारजा पॉलिसी। नादरीन, आज एक लापता सहाफी मुदस्सर नारू साहब की सालगिरह है। 7 साल हो गए उन्हें अगवा हुए, जबरी तौर पे उन्हें लापता किया गया। उनका बेटा सच्चल जो है वो छोटा सा बच्चा है, वो अपने बाप को ढूंढता फिरता है, हर जगह पे जाके एहतजाज करता है। बड़ी तकलीफ होती है जब भी उस बच्चे को हम देखते हैं। तो इख्तिलाफ राय इनसे बर्दाश्त नहीं होता। शहबाज शरीफ ने भी वादा किया था, हामिद मीर साहब ने आज लिखा भी है कि शहबाज शरीफ ने वादा किया था उनके बच्चे से कि मुदस्सर नारू वापस आएगा। नहीं वापस आया। भाई वो वापस नहीं आ रहा, कम से कम बताओ अगर आपने उसको मार दिया है तो, कम से कम बताओ अगर वो कत्ल हो गया है तो, कम से कम उसकी कब्र ही दिखा दो, जाके दुआ कर ले उसका बच्चा। कैसे जालिम है। यानी ये तो जुल्म की इंतहा है ना। आजकल के दौर में जबरी तौर पे लापता करने से बड़ा जुर्म हो ही नहीं सकता मेरी नजर में, और ये पाकिस्तान बड़े फख्र से कर रहा है। बाकायदा इसको जवाब फराहम किया जा रहा है। यहां पे माजिद निजामी साहब का एक स्टेटमेंट है जबरी तौर पे लापता अफराद के हवाले से, जो DGISPR ने कहा उसके ऊपर उन्होंने जो बयान किया, उन्होंने कहा जान की अमान हो तो अर्ज करूं कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जबरी गुमशुदगी की मुकम्मल तारीफ में दर्ज है कि किसी शख्स को रियासती अहलकारों या रियासत की इजाजत, हमायत, रजामंदी से गिरफ्तार, अगवा किया जाए और फिर रियासत की जानिब से ही इस अमल से इनकार भी किया जाए, अगवाशुदा शख्स से मुताल्लिक हकायक को छुपाया जाए। तो यही तो होता है पाकिस्तान में। एक दफा नहीं, बार बार होता है ये पाकिस्तान में, और ये सिलसिला रुकता भी नहीं है। इन चीजों को रोके बगैर पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा, ये आपका ख्वाब है, ये नहीं होना। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।